तो आज हम अपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग की पार्ट 3 वीडियो में प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में देखेंगे, जो कि एक आपका यूनरी ऑपरेटर होता है। सो प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में हम पहले आपको थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू दे देते हैं, उसके बाद फिर हम इसको प्रोग्राम के थ्रू अपने वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। सो लेट्स सी। सो प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो देखो, आपका जो प्री इंक्रीमेंट होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपके ऑपरेंड की जो वैल्यू होती है वो पहले इंक्रीमेंट होती है, उसके बाद फिर वो दूसरे वेरिएबल में इनिशियलाइज होती है। तो देखो, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इंटीजर आई इज इक्वल 7। तो इसका मतलब कि आई में 7 वैल्यू इनिशियलाइज है। सो यहाँ पे हमने लिखा है एक स्टेटमेंट प्लस प्लस आई। सो आई आपका जो ऑपरेंड है, उसके पहले जो प्लस प्लस साइन लगा है, तो इसलिए उसको बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट। और इसका फंक्शन कैसे होगा कि आपके ऑपरेंड की वैल्यू वो पहले इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद फिर वो वेरिएबल में इनिशियलाइज होगी। वेरिएबल मतलब ए में इनिशियलाइज होगी। सो अगर हम इन दोनों की वैल्यू को इस स्टेटमेंट के बाद अगर प्रिंट करेंगे, तो आई की वैल्यू भी 8 हो जाएगी, और ए की वैल्यू भी अगर हम प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 8 हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ आई। अब हम देखते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, ऑपरेंड की जो ओरिजिनल वैल्यू है, वो आपके वेरिएबल में इनिशियलाइज हो जाती है। उसके बाद फिर वो आपकी जो ऑपरेंड की वैल्यू है वो उसमें इंक्रीमेंट होता है। सो उसका एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे इंटीजर आई इक्वल 7। सो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे ए इक्वल आई प्लस प्लस, और यहाँ पे देखो ऑपरेंड के बाद प्लस प्लस लगा, इसलिए हम इसको पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं। और हाँ देखो, आई की वैल्यू 7 है। सो 7 जो है वो पहले आपका ए को इनिशियलाइज हो जाएगा। ए को इनिशियलाइज होने के बाद आई की वैल्यू फिर 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी आई प्लस प्लस यानी कि 7 आपका 8 बन जाएगा। सो अगर फिर इस स्टेटमेंट के बाद अगर हम अपने अपने जैसे आई और ए को प्रिंट करेंगे, तो आई की जो वैल्यू होगी वो 8 हो जाएगी, लेकिन ए की जो वैल्यू होगी वो ऑपरेंड की ओरिजिनल वैल्यू ही रहेगी, क्योंकि वो पहले इनिशियलाइज हो गई। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। मैं ज़्यादा इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो अगर मैं इसको इसी कोड को अगर मैं अपने प्रोग्राम में यूज़ करूँ, तो देखो ये बिल्कुल आपका सही आंसर आएगा। ओ, इसे थोड़ा सा, ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं इसको जल्दी से बता के अपने मेन प्रोग्राम पे आता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको पहले ए इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि आप एक ए इंटीजर वेरिएबल ले रहे हो, और यहाँ पे मैं एंडर लिख लेता हूँ ताकि आपकी जो वैल्यू है वो अलग अलग लाइन में आपकी प्रिंट हो, आई और ए की। अब अगर मैं इसे रन करूँ, तो देखो 8 आई की वैल्यू भी 8 आई, और ए की वैल्यू भी 8 आई। देखो मैंने आउटपुट आउटपुट में भी आपको दिखाया कमेंट करके, 8 आएगी। अगर मैं यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर न लगा के अगर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाऊंगा, यानी कि ऑपरेटर के बाद साइन, तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू आएगी वो आपकी 8 होगी इंक्रीमेंट होकर के, लेकिन ए की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी पहले, तो इसकी वैल्यू 7 ही रह जाएगी। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो इसका आंसर आएगा 8 और 7। तो ये देखो 8 और 7 इसका आंसर आ गया। ये चीज़ें मैं आपको समझा दी। सो अब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को, हम यूनरी ऑपरेटर जो आपका प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट है, उसको हम एज अ मेंबर फंक्शन कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कोड में, अब हम उसको देखेंगे। सो हम एक कोड लिख रहे हैं, उस कोड के थ्रू आपको समझाएंगे। एक हमने एक हमने क्लास बनाया जो कि इंटीजर टाइप की है। उस क्लास का नाम है इंटीजर, और
उसके अंदर हमने प्राइवेट स्पेसिफायर लिया जिसमें हमने इंटीजर एक्स हमने एक वेरिएबल लिया। उसके बाद फिर हम पब्लिक स्पेसिफायर के अंदर एक हम फंक्शन बनाते हैं जो वाइड टाइप का है, उसका नाम है सेट डेटा, और उसमें हम आर्गुमेंट पास करते हैं एक ए जो कि इंटीजर टाइप का है। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसमें ए की वैल्यू को हम एक्स में इनिशलाइज कर दिए। उसके बाद फिर हम एक और फंक्शन बनाते हैं जो कि वो भी वाइड टाइप का होगा और शो डेटा नाम से, जिससे हम उस वैल्यू को प्रिंट करेंगे। कैसे प्रिंट करेंगे? जैसे हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू, उसके बाद फिर हम एक्स की वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे। अब हम आते हैं अपने मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन पे हम आए। मेन फंक्शन पे आने के बाद हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट सपोज हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं I1 नाम से। उसके बाद फिर हम डॉट ऑपरेटर लगा के अपने फंक्शन को हम तो कॉल करते हैं मेन फंक्शन में, और यहाँ पे ये होगा सेट डेटा, और इसमें सपोज हम 3 रखते हैं वैल्यू, और ये यहाँ पे I1 होगा नॉट। उसके बाद फिर हम शो डेटा फंक्शन को कॉल करते हैं। ये चीज़ है जो कि उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को अगर रन करें तो हाँ बिल्कुल एक्स की वैल्यू 3 यानी कि 3 जो है वो एक्स में इनिशलाइज हो गई। ये चीज़ें बेसिक। अब हम इसको हम प्री इंक्रीमेंट के कंटेक्स्ट में देखते हैं। तो कैसे हम प्री इंक्रीमेंट के कंटेक्स्ट में देखेंगे? तो हम एक काम करते हैं, हम मेन फंक्शन में एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम हम सपोज रख लेते हैं I2। हमने I2 रख लिया। उसके बाद फिर हम एक काम करते हैं कि I2 में हम I1 की वैल्यू को इनिशलाइज करेंगे विथ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर I1। I1 एक ऑब्जेक्ट है, I2 भी एक ऑब्जेक्ट है। अब कैसे हम इसको यूज़ करेंगे? अगर हम इस स्टेटमेंट को समझाएं तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि I1 एक आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो ऑपरेटर कौन सा आपका है? प्री इंक्रीमेंट। ऑपरेटर जो है प्री इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करता है। आर्गुमेंट कोई नहीं है इसमें, ये इस चीज़ का ध्यान रखना, इसमें आर्गुमेंट की नीड नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि I1 की वैल्यू तो चेंज हुई होगी, तो हम एक बार I1 की वैल्यू को फिर से प्रिंट करके देख लेते हैं कि I1 की वैल्यू आपकी चेंज हुई है कि नहीं हुई है। ये चीज़ें आपको समझ में आई। हम I2 की भी वैल्यू को चेक कर लेते हैं कि I2 की भी वैल्यू चेंज हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर नहीं नहीं ये चीज़ें हो गया, लेकिन यहाँ पे ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैंने यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट जो आपका ऑपरेटर है उसे मैं यहाँ पे अगर इनिशलाइज किया हूँ, तो मुझे इसको एज अ मेंबर फंक्शन भी तो डिफाइन करना रहेगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हो। सो मैं उसको अपने क्लास में डिफाइन करता हूँ इंटीजर, और ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे आप ऑपरेटर लगाते हो, उसके बाद से प्लस प्लस साइन। अब मैं यहाँ पे इसकी पूरे जो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, जो मैथमेटिकल जो चीज़ें हैं उसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मैं डॉट ऑपरेटर लगा के आई को आई डॉट एक्स इक्वल टू प्लस प्लस एक्स,
उसके बाद फिर मैं आई की वैल्यू को रिटर्न कर देता हूँ। आई की वैल्यू को रिटर्न कर देता हूँ। ये बिल्कुल आपका, ये जो आपका है ये मेंबर फंक्शन है, ये आपका मेंबर फंक्शन एक तरीके से, जो यहाँ पे ये जो प्लस प्लस जो आपका प्री इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर है, हमने उसको यहाँ पे दिखा दिया। अब मैं इसको अगर रन करूँ तो यहाँ पे मुझे 3 आउटपुट मिलेगा। एक मुझे मिलेगा I1 का, जो पहले प्री इंक्रीमेंट से पहले का आउटपुट है। फिर मैं यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर लगाया उसके बाद का ये यहाँ पे I1 आएगा, इससे आएगी एक वैल्यू, और इसके बाद फिर I2 की। यहाँ पे आपको 3 वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे देखो I1 की यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगी 3, यहाँ पे आएगी, इंक्रीमेंट हमने यूज किया है तो यहाँ पे 4 हो जाएगी वैल्यू। और यहाँ पे आपको मालूम है कि प्री इंक्रीमेंट में मैंने आपको अभी बताया था कि पहले आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, उसके बाद फिर इनिशलाइज होती है। इसका मतलब कि I2 की भी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, तो I2 की भी वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ आंसर आ रहा है आपका 344। लेट्स सी, देखें। यस, बिल्कुल 344 आंसर आया। तो ये हो गया आपका प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमने देखा। अब अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट में अगर हम इसी चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो पोस्ट इंक्रीमेंट जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो जो ये आपका स्टेटमेंट होगा, ये बिल्कुल सेम तरीके से फंक्शन करेगा। लेकिन कंपाइलर को कैसे मालूम है कि आप प्री इंक्रीमेंट कर रहे हो कि आप पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हो? तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको चेंज करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे इंटीजर एज अ आर्गुमेंट यहाँ पे पास करना पड़ेगा। इंटीजर एज अ आर्गुमेंट जब आप यहाँ पे पास करोगे तो कंपाइलर ये समझेगा कि पहले जो आपके ऑपरेंड की जो वैल्यू है वो वेरिएबल को इनिशियलाइज होगी, उसके बाद ऑपरेंड की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो इससे ये चीज़ लगता पता। तो ये किस केस में होता है? पोस्ट इंक्रीमेंट में होता है। ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट में। अब देखो इसकी वैल्यू बदल जाएगी। मैंने यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट को इंक्रीमेंट किया तो आपको मालूम है कि पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल को इनिशियलाइज हो जाती थी। यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे अगर मैं I1 की वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो I1 की वैल्यू तो 1 से बढ़ेगी, लेकिन अगर मैं I2 की वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो I2 की वैल्यू 3 ही रहेगी। तो यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है 343 आने वाला है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे आपको अब यहाँ पे ये प्लस प्लस नहीं, ये तो फिर आपको पोस्ट इंक्रीमेंट लगाना है ना, और यहाँ पे भी आपको चेंज करने की ज़रूरत है। हाँ, अब आपका प्रोग्राम बिल्कुल पूरे तरीके से सही है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आई, 343 आई। देखो I2 में कोई चेंजेस नहीं हुआ, I2 बिल्कुल एज इट इज, जो I1 की ओरिजिनल वैल्यू थी वो वही I2 को पास कर दिया और अपने एक से इंक्रीमेंट कर लिया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। सो आज की वीडियो में मैं आपको प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट को अच्छे से समझाया। एक बार फिर से आपको बताता हूँ, अगर आपको पोस्ट इंक्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना होगा तो आपको यहाँ पे इंटीजर एज अ आर्गुमेंट यहाँ पे पास करना होगा, ताकि कंपाइलर को ये समझ में आए कि आप यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अगर मैं यहाँ से इस चीज़ को हटा दूंगा और इसके बाद फिर इसके साइन को बदल दूंगा तो ये हो जाएगा आपका प्री इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ भी आपको बदलना होगा। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सो आज की वीडियो में मैंने जहाँ तक मुझे लगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। सो अगर आपको इसके बावजूद भी चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप मेरी वीडियो को रिपीट मोड में देखो, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सो थैंक यू।